हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स का अनसॉल्व पेपर आया था 2020 वाला का, और सेट नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके थे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है हमें करने के लिए। छठे के जो का नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं इससे देखिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दे दूंगा, एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पे आप जा करके पूरी डिटेल में अच्छे से कैसे लिखा जाता है वो समझ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ऊपर ऊपरी बता देता हूँ। भाई बात क्या है कि अगर √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हमको कहना होगा कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर p और q पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्णांक हैं। और उसके बाद 3√2 को लिख देंगे p/q के रूप में, बराबर करके √2 को यहीं पे रहने देंगे और 3 को नीचे भेज देंगे, तो p/3q नीचे लिखेंगे। चूँकि p, 3 और q पूर्णांक है, तब p/3q एक परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह त्रुटि इस वजह से हुई क्योंकि हमारा मानना या फिर जो हमने माना था वो असत्य है। अतः यह सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे कुछ हमको सॉल्व करना नहीं है, बस हमको स्टेटमेंट लिखते चले जाना है, आंसर मिल जाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ख देखेंगे, कहा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो हम आपको लिख करके दिखा देते हैं। बहुलक बराबर होता है L और L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H करके होता है, और वो कुछ ज़्यादा ही जगह ले लिया। खैर, चीज़ों को समझते हैं क्या क्या होती हैं चीज़ें। सबसे बड़ा जो यहाँ पे बहुत बारंबारता, जो F में सबसे बड़ी चीज़, जो बड़ी गिनती जो दिखाई दे रही है 12, वही अपना F1 होता है। इसके ऊपर वाला F0 होता है, नीचे वाला F2 होता है। 12 के सामने चले आएंगे। भाई थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो गया, ये चौथे नंबर पे ये वाला हिस्सा जो होता है बहुलक वर्ग कहलाता है। इसमें जो निम्न सीमा होती है वही अपना L होती है। तो L वैल्यू आपको क्या मिल गई, L की वैल्यू क्या मिल गई, आपको 60 मिल चुकी है। H जो इसमें रखना है वो क्या होता है, इनका अंतर होता है जो कि है 20, ठीक है। H बराबर 20 है, तो चीज़ों को रखना शुरू कर देते हैं। तो बहुलक हमको निकालना है। L का मान हमने 60 रख दिया, प्लस लगा दिया, F1 का मतलब अपना 12 रख दिया, माइनस 10 रख दिया, नीचे 2 गुणते 12 कर दिया, माइनस 10 कर दिया है, और नीचे वाला जो अपना F2 है वो हमने 6 माइनस कर दिया है, और इंटू H की वैल्यू अपने यहाँ पे बताई थी। सभी का अंतर कितना आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है। वही वर्ग अंतराल का अंतर जो होता है वही H होता है। यहाँ पर हमने 20 रख देना है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया हमने, 60 लिख दिया, प्लस 12 में से 10 गया, 2 मिल गया, नीचे 12 दूनी 24 हो रहा है, और 10 और 6 जोड़ करके 16 हो जाएगा, और गुणते अपना यहाँ पे 20 रहेगा। बराबर 60 प्लस 2 बटे यहाँ पे घटाते हैं, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे बचेगा 1 में से 1 क्या खत्म, वो तो कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पे 20 होगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे नहीं, 4 पंजे 20 कर लेते हैं, 5 मिल गया है। तो यहाँ पे 60 प्लस 5 हो रहा है 65 मिल रहा है हमारा बहुलक। बहुलक कितना मिल गया, 65 मिल गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा तरीका रहेगा। अगला जो प्रश्न है, छठे का ग नंबर प्रश्न, हम देखते हैं कि कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद p-1x² प्लस px प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा काम है। शून्यक अगर आपको -3 दिया गया है तो वो x की वैल्यू होती है, और वही शून्यक अगर इसमें रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे काहे लिया दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। भाई हमने यहाँ पे p-1 और x² प्लस px प्लस 3 रख दी, नहीं 3 नहीं है, 1 है, ठीक है, 1 रख दिया, और इसका जो शून्यक दिया गया है वो x बराबर क्या है, -3 दिया गया है, -3 दिया गया है। ये अपना बहुपद हो गया, शून्यक रख दिया। और अगर हम यहाँ पे कह दें कि ये px है तो ये कोई गलत बात होगी नहीं, और x की वैल्यू हमको -3 दी गई है, तो हम यहाँ पे p-3 निकालेंगे जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पे p, हालांकि वहाँ पे p नहीं रखना चाहिए, हमको f रख लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और
पॉलिनोमियल होता है, लेकिन जो कि p हमको दिखाई दे रहा था इस वजह से हमने उसको f रख लिया है। तो p-1 हो गया है और x की जगह पे अपना क्या रखना था, -3 रखना था, तो -3 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया है, प्लस p इंटू -3 हो गया है और +1 इजकल टू क्या हो जाएगा, आगे जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे p-1 हो गया, 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, गुणते कितना हो जाएगा, 3 तिरिक का 9, और वो माइनस जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। p और 3 का गुणा करने पर अपना हो जाएगा -3p + 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 9 से गुणा कराते हैं, 9p - 9 -3p, ओके 9 से गुणा करने पर यही होगा, -3p + 1 इजकल टू 0 हो रहा है। 9p में 3p घटाने पर 6p हो जाएगा और 9 में से 1 यहाँ पे घट जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो हो जाएगा -8 बराबर 0। तो 6p इजकल टू हो जाएगा 8, उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, p इजकल टू हो जाएगा 8/6 जो कि काटने पर 3 और यहाँ पे 4, यानी p की वैल्यू आपको मिल जाएगा 4/3। हालांकि यही मिलना चाहिए, मुझे संदेह हो रहा है कि बटे वाली की गिनती मिल रही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ठीक है, समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया है। अगला एक और आसान क्वेश्चन है, देखेंगे क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर AB बराबर और कोण ABC बराबर 60 अंश दिया है। तो त्रिभुज के फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो, यानी कि अपना संगत समरूप त्रिभुज बनाना है जो कि इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, 3/4 गुना का मतलब है छोटा ही होना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात तो हमको यहाँ पे देखिए त्रिभुज जो बनाना है, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बस ऐसे ही बता देंगे, ऊपर ऊपर कुछ ज़्यादा विशेष हम रचना नहीं करने वाले हैं। तो त्रिभुज ABC की रचना करनी है, BC बराबर 6 दिया है तो हम BC, और यहाँ पे कोण B पर ही 60 अंश दिया है तो हम BC खींचेंगे। तो हमने BC बराबर खींच लिया, ये हमने B कर लिया, यहाँ पे हमने C कर लिया और ये 6 सेंटीमीटर की खींच लिया। अब पटरी प्रकार से खींचेंगे, ऐसे हम मुझ माने खींचेंगे तो गलत हो जाएगा भैया। और B पे 60 अंश के कोण बात कर रहे हैं, तो B पे अपन यहाँ पे जब सुई रख कर एक बार खींचेंगे और एक बार ऐसे उसी नाप से काटेंगे तो ये 60 अंश का कोण बन जाता है। तो यहाँ पे हमने 60 अंश का कोण बना लिया और इसको आगे तक बढ़ाते चले जाइए, कहाँ तक कोई सीमा नहीं है विशेष। और हमको AB बराबर 5 दिया गया, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया, यानी B और A की दूरी 5 है, तो हमको गोला प्रकार में 5 नापना है और इसको काट देना है। ठीक है, नाप करके काटना है, और ये लंबाई जितनी भी आगे चली जाएगी उसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है। रचना करते वक्त जब भी आप करेंगे तो इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जो भी रचना के चरण बन रहे हैं उनको मिटाना नहीं है, यानी कि आपको मिटाने पे इरेजर की ज़रूरत है ही, मिटने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको रबर यहाँ पे यूज़ करना ही नहीं है। तो यहाँ से जहाँ पे A मिल जाता है उसको C से डायरेक्टली मिला देंगे, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा 5 से में, और ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे हम रचना के चरण में पहली चीज़ में क्या लिखेंगे कि हमने त्रिभुज ABC की रचना की जहाँ पे BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 60 अंश तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपको डिटेल्स ये नहीं देनी है कि हमने ये खींचा फिर ये काटा फिर वो काटा, ऐसा करने की भी आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, 3 स्टेप लिखना होगा, चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन ना करें तब पर भी काम चल जाएगा। अगले की बात करेंगे, B से हम यहाँ पे ऐसे एक न्यून कोण ड्रॉ करते हैं। ठीक है, BX बिंदु B पर कोण CBX एक न्यून कोण की रचना की, और BX पर 4 बिंदु अंकित किए। 4 बिंदु क्यों अंकित कर रहे हैं, क्योंकि 3:4 निकालना है, तो बड़ी गिनती का अनुपात हमको यहाँ पे लगाना होता है। तो बड़ी गिनती जो भी होती है तो उसमें निशान यहाँ पे बराबर बराबर दूरियों पे लगाना होता है। यहाँ पे सुई रखकर एक बार काटा, यहाँ पे सुई रखकर फिर उतनी ही नाप पे आगे काटा, फिर यहाँ सुई रख करके आगे काटा, फिर आगे काटा, जैसे 4 बार। तो यहाँ पे B1 B2 B3 और B4 हमको मिल जाता है, क्या मिल जाता है, इतना सब कुछ मिल जाता है। और 4 बिंदु अंकित किए जो इस प्रकार हैं कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4, इतना आपको लिखना होगा। ये एक चरण हो गया। अगली बात, अगले चरण में हमको करना क्या है कि हमको देखिए जो भी नीचे वाली गिनती मिलेगी उसी से C को मिलाना होता है। मतलब 4 है तो 4 से मिलाना है आपको, और अगर 3 होता तो हमको 3 से मिलाना होता, ऐसा तिरछा करके मिलाना होता, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं बन रही है। तो 4 मिल रहा है तो उसको 4 से हमने मिला दिया, क्योंकि हमको जो हमने त्रिभुज बनाया है पहले वो बड़ा होना चाहिए और नया वाला त्रिभुज छोटा होना चाहिए। इस वजह से हमको इस 4 से मिलाएंगे, तभी तो 3 से आगे लेके जाएंगे तो हमको छोटा त्रिभुज मिलेगा। अच्छा, इतना हो चुका। तो चरण में हम क्या लिखेंगे, CB4 को मिलाया। अब
अगले चरण में या फिर अगले पद में हम कहेंगे बिंदु B3 पर B4C के समांतर रेखा की रचना की जो कि BC को C डैश पर काटती है, ऐसा हम लिखेंगे। और हम रचना कैसे करेंगे, यहाँ से सुई रख कर के एक बार इसे काट देंगे, सुई रख कर यहाँ पे ऐसे ही चाप लगा देंगे। ठीक है, ऐसे चाप लगा दिया, ये हो गया। उसके बाद गोला प्रकार से हमको यहाँ पे सुई रख कर के इसको नापना है कि कितना बड़ा ये हो रहा है। ठीक है, नाप लिया और उसी के बराबर यहाँ पे सुई रखकर एक बार काट देंगे। काटने के बाद जो होगा ये लाइन इसको मिलाते हुए जब खींचेंगे वो जाके यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, हालांकि मेरा तिरछा हो गया लेकिन वो जाके वहाँ पे मिल जाएगी। तो यही वाला बिंदु क्या हो जाएगा, अपना C डैश हो जाएगा। अब ये हो गया। अगले वाले में करेंगे क्या, बिंदु C डैश पर CA के समांतर रेखा की रचना की जो AB को A डैश पर काटती है। ठीक है, ये लिख देंगे। और हम यहाँ पे रचना कैसे करेंगे, जिस प्रकार यहाँ पे बराबर कोण खींचा तो वैसे यहाँ पे सुई रखेंगे, एक बार इसे चाप लगाएंगे, यहाँ पे सुई रखेंगे C डैश पे, एक बार चाप लगाएंगे, फिर इसको और इसको नापेंगे। नापने के बाद यहाँ पे इसे यहाँ से रख करके इसे कट करेंगे, जितना भी एंगल बन रहा होगा उसी के बराबर। फिर यहाँ से जब ऐसे इसको मिलाएंगे तो वो जाके AB को A डैश पे से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा त्रिभुज बन जाएगा। नीचे लिखेंगे प्राप्त त्रिभुज BC डैश A डैश अभीष्ट त्रिभुज है, या फिर हम A डैश BC डैश अभीष्ट त्रिभुज है, उसका नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने रचना कर ली, रचना के चरण भी लिख लिए और काम पूरा हुआ। अगले वीडियो में लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।